बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, सब शेल्स इन एटम्स। तो ये शेल स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 13 में भी हमने कुछ डिस्कस किया था कि शेल स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये शेल स्ट्रक्चर्स जो हम स्टडी कर चुके हैं 13 में, तो उसी का हिस्सा ही है, उसी का पार्ट है सब शेल्स इन एटम्स। Electrons that share a certain value of L in a shell are said to occupy the same subshell. तो किसी शेल में यानी शेल आपका, उस शेल को हम कहते हैं ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो उसको हम शेल भी कह सकते हैं, एटम्स के शेल्स, एटॉमिक शेल्स। तो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स, जिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा L, तो उनका सब शेल क्या कहेंगे हमने कि वो सेम शेल में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए L की वैल्यू 0 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही सब शेल में होंगे S में। इस तरह हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब शेल S में ही होगा। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन, उनके लिए भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L जो है उसकी वैल्यू 0 है, सेम है, तो वो दोनों सेम ही सब शेल S में होंगे। All the electrons in a subshell have almost identical energies. तो एक ही सब शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगी। यानी एस सब शेल की एनर्जीज, फिर पी सब शेल में जो सिर्फ पी में इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी एनर्जीज सेम होगी, लेकिन जो एस में है और पी में है उनकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी। सिंस द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी Since the dependence of electron energy upon ml and ms is comparatively minor, अब ml और ms पे भी इसकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिपेंड करके, लेकिन वो कंपैरेटिवली उसकी जो है कंट्रीब्यूशन वो स्मॉल होती है। ईच सब शेल इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी हर सब शेल के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सब शेल जो है ये किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है या किस शेल में है। फॉर एग्जांपल s आपका फर्स्ट शेल में भी हो सकता है, एस सेकंड में भी है, एस एंड सो ऑन, एस थर्ड में भी है। तो पहली तो बात यह है कि हमें ये बताना होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है उस सब शेल का, फॉलोड बाय द लेटर करस्पॉन्डिंग टू इट्स ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल। फिर उसके बाद उस सब शेल के लिए ये देखा जाएगा, उस सब शेल के लिए जो दूसरा लेटर हम यूज़ करेंगे वो इसके उस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो है अ सब सुपरस्क्रिप्ट आफ्टर द लेटर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सब शेल। तो जो सुपरस्क्रिप्ट पे जो नंबर लगा होगा वो बताएगा कि उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज रिटन एज, जो इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज बढ़ते हैं डिफरेंट सब शेल्स में, वो इस तरह के 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 1s का मतलब है कि ये जो पहले वाला 1 है, ये पहला नंबर, ये उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये लेटर है s ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। तो s आएगा, अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 है तो उसके लिए सिंबल s है, और अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l की वैल्यू हमारे पास 1 है तो उसके लिए लेटर आएगा p। इसका मतलब है ये 1s का मतलब है 1s2, ये 2 जो है, ये 2 जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट है ये बता रहा है कि इस 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 3s1 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1s में जो 1s है ऑर्बिटल, इसमें 1 जो है n, ये शेल नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n की वैल्यू 1 है, और s हमें बता रहा है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l की वैल्यू है वो इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल क्वांटम n की वैल्यू 1 है, जबकि l की वैल्यू हमारे पास 0 है। और 2s जो सेकंड हमारे पास ये शेल है, इसमें 2 जो है ये n के लिए, और s जो है
ये एल की वैल्यू हमारे पास है 0। इस तरह देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हमारे पास पहला नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल को शो करेगा, और जो वर्ड होगा इंग्लिश का, वो लेटर जो होगा इंग्लिश का, वो करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को शो करेगा। तो ये देख लें हमारे पास एस जो है ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू 0 होगी। और इसी तरह 2p में 2 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू है, और p जो है लेटर है किसके लिए, l इज इक्वल टू 1 के लिए। दूसरी बात, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1s सब शेल में या 1s ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इस तरह 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब है सब शेल्स क्या होते हैं। सब shell capacities. The Euclidean principle limits the number of electrons that can occupy a given subshell. A subshell is characterized by a certain principal quantum number L and orbital quantum number L. यानी सब शेल के लिए हम सिर्फ ये दो लेटर यूज़ करते थे, N और L, where L can have the values 0, 1, 2, 2 and -1. So there are 2L plus 1 different values of the magnetic quantum number ML for every L. Since ML is equal to 0 to plus L to minus L, these are known as subshells, subshells. तो ML जो है, ML डिफरेंट ML की वैल्यूज़ हैं, जो लेवल्स हैं एनर्जी के, उन्हें हम कहते हैं सब शेल्स कहलाते हैं, या इन्हें ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ईच सब शेल हैज़ सब शेल्स, हर सब शेल में सब शेल्स होते हैं। Each subshell has subshells which are called orbital specified by ML. So each subshell या orbital is fully specified by 3 quantum numbers. यानी हर जो सबशेल है वो क्या, उसके लिए N, L और ML 3 क्वांटम नंबर्स हैं। And finally, the spin magnetic quantum number MS has 2 possible values, +1/2 and -1/2. ये हमारे पास 4th क्वांटम नंबर है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का 4th क्वांटम नंबर MS. The result is that each subshell can contain a maximum 2 × 2l + 1 electrons. यानी 2l + 1 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक स्पिन अप के साथ और दूसरा स्पिन डाउन के साथ। How can atom's electron structure determine its chemical behavior? An atomic shell or subshell that contains its full quota of electrons is said to be closed. किसी भी सबशेल में जो मैक्सिमम शेल या सबशेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो पॉसिबल हैं वो आ जाएं, तो वो शेल या सब शेल हमारा कहलाता है क्लोज्ड शेल। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें, एस सब शेल में जिसके लिए L = 0 है, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्लोज्ड शेल होगा। इसी तरह जो क्लोज्ड पी शेल है जिसके लिए L = 1 है, देखिए ना, L = 1 के लिए हमारे पास सिंबल क्या आएगा, P आएगा। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर P सब शेल क्लोज्ड सब शेल होगा। इस तरह क्लोज्ड डी सब शेल, अब डी के लिए जो L की वैल्यू है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की, अब हमारे पास आएगी वो 2। इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डी सब शेल क्लोज्ड सब शेल होगा, एंड सो ऑन। और दूसरी बात है कि क्लोज्ड सब शेल में द टोटल ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड सब शेल आर 0। तो ये है, जब क्लोज्ड सब शेल में हमारे पास टोटल ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों जो हमारे पास 0 होंगे, एंड देयर इफेक्टिव चार्ज distributions are perfectly symmetrical. The electrons in a closed shell are all very tightly bound. जो closed shell में electrons हैं वो tightly bound होते हैं, since the positive nuclear charge is large relative to negative charge of inner shielding electrons. ये फिगर में देखें, हमारे पास ये क्लोज्ड शेल है N = 1, और जो सेकंड शेल है इनके इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हैं। पहले शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, तो 8 मौजूद हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड शेल दोनों जो हैं सोडियम एटम में ये क्लोज शेल है, जबकि थर्ड शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इस तरह अगर आप देखें इसमें आर्गन में, तो आर्गन का पहला शेल भी क्लोज्ड है, दूसरा भी क्लोज्ड है, और तीसरा शेल यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम एटम में, जो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में हमारे पास सोडियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, यानी +11 ई चार्ज है हमारे पास न्यूक्लियस पर। अब ये जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर चार्ज है +11 ई, ये टोटली इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि दरमियान में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ये दरमियान वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स इस आखिरी थर्ड शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के +11 ई जो है चार्ज, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन की इक्वल चार्ज उसे कैंसिल कर देगा। बाकी एक जो प्रोटॉन की एक्सेस होगी, ये देखें यहाँ पे इस फिगर में राइट साइड पे हमारे पास एक चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज, इसका जो इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे होगा इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल वाले जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ये तो है सोडियम के केस में। अब अगर हम आर्गन के केस में देखें, तो फर्स्ट शेल के और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज से। तो न्यूक्लियर चार्ज जो +18 ई है, तो उसमें से बाकी हमारे पास बच जाएगा +8 ई जो है इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो फील करेंगे आर्गन के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ईच आउटर इलेक्ट्रॉन इन आर्गन एटम इज एक्टेड अपॉन बाई एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 8 times ग्रेटर दैन दैट एक्टिंग अपॉन द आउटर इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम। देखिए ना, सोडियम एटम पर सिर्फ जो हमारे पास इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज वो सिर्फ +1 ही है। तो यहाँ पे आर्गन में कितना है, +8 ही है। इसका मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रॉन जो आर्गन में हर इलेक्ट्रॉन जो है वो +8 ही इलेक्ट्रॉन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा। तो ये 8 times ग्रेटर है कंपेयर टू सोडियम एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ये होगा फिर, इसलिए जब इतना 8 times इसमें चार्ज जो है न्यूक्लियस पर, जो वैलेंस न्यूक्लियस हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 8 times आर्गन में 8 टाइम हायर है कंपेयर टू सोडियम के। तो इसलिए इसका जो आर्गन का साइज़ है वो कंपेयर टू सोडियम, वो देख लें एटॉमिक रेडियस का स्मॉल है। द आर्गन एटम इज अकॉर्डिंगली स्मॉलर इन साइज एंड हैज़ अ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहेंगे तो उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है कंपेयर टू सोडियम एटम। Because an atom with only closed shells does not attract other electrons, यानी जो क्लोज्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करते, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजीली डिटैच। और दूसरी बात यह क्लोज शेल वाले के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अपने शेल से रिमूव करना भी आसान नहीं है। वी एक्सपेक्ट सच एटम्स टू बी पैसिव केमिकली, तो वो केमिकली इतने एक्टिव नहीं होते क्योंकि वो ना ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं इजीली और ना ही उनके इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होते हैं, इसलिए वो केमिकली पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। लाइक अनर्ट गैसेस, जिस तरह हमारे पास अनर्ट गैसेस का केस है जिनके जो वैलेंस शेल्स हैं वो क्लोज्ड शेल्स हैं। एंड द अनर्ट गैसेस all turn out to have closed shell electron configurations are their equivalents।
An atom of any of the alkali metals of group 1 has a single s इलेक्ट्रॉन। जो ग्रुप 1 के हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल, उनका आउटर शेल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली मेटल्स का, वो एस सब शेल में आ जाता है इन इट्स आउटर शेल। सच एन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली far from the nucleus. It is also shielded by the inner electrons from all, but an effective nuclear charge of approximately यानी जो प्लस ई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा रदर दैन प्लस जेड। जिस तरह भी हमने एग्जांपल देखी सोडियम की, तो सोडियम में जो हमारे पास प्लस 11 ई चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, उसमें से जो शील्डिंग प्रोवाइड करने के बाद बाकी बचता है वो सिर्फ प्लस ई न्यूक्लियर चार्ज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव होगा। सो रिलेटिवली लिटिल वर्क इज नीडेड टू डिटैच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एन एटम। तो एल्कली मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन्हें रिमूव करना आसान होता है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती हैं। नाउ हॉर्न्स रूल, जो इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट सब शेल्स में जो अरेंजमेंट है, according to Hond's rule, in general the electrons in a subshell remain unpaired, that is have similar spins। यानी जो हमारे पास सब शेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पी सब शेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसमें जो है वो अनपेयर्ड रहते हैं। अनपेयर्ड से मुराद है कि स्पिन अप और स्पिन डाउन के साथ नहीं होते बल्कि पैरेलल स्पिन के साथ होते हैं व्हेन एवर पॉसिबल। लेकिन नेक्स्ट हम टेबल में देखेंगे। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड हॉर्न्स रूल। द फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज इन part a consequence of Hond's rule. The 3D subshells of their atoms इन एलिमेंट्स के आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इन एलिमेंट्स में 3D सबशेल्स ऑफ देयर एटम्स आर ओनली पार्शियली ऑक्यूपाइड। इनके जो 3D सबशेल्स हैं, जिस तरह भी हमने वहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी देखा था लास्ट लेक्चर में, तो ये जो हैं उनके 3D सबशेल्स ये पार्शियली ऑक्यूपाइड होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सबशेल्स डू नॉट पेयर ऑफ टू परमिट देयर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स टू कैंसल आउट। जिनमें उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कम्प्लीटली फील्ड नहीं होते वो सबशेल, तो इसलिए उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनमें पेयर कंप्लीट नहीं होते। जब पेयर कंप्लीट नहीं होते तो उनका स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 नहीं होता। इन आयरन 5 ऑफ द 6 3D इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन्स। इन 6 में से जो 3D 6 इलेक्ट्रॉन में से 5 जो हैं वो उनकी स्पिन्स जो हैं पैरेलल हैं, सो दैट ईच आयरन एटम हैज़ अ लार्ज रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। द ओरिजिन ऑफ हॉर्न्स रूल लाइज इन द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन द फर्दर अपार्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर। इस रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि सेम स्पिन या पैरेलल स्पिन होने की वजह से। द लोअर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और फिर सिस्टम की जो एनर्जी या एटम की एनर्जी है वो लोअर होगी। दिस अरेंजमेंट हैविंग लेस एनर्जी इज़ मोर स्टेबल वन, क्योंकि लेस एनर्जी किसी भी सिस्टम की तो सिस्टम स्टेबल होगा। ये फिगर में देखें हॉर्न्स रूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम Z5 to 10। द p electrons have parallel spins whenever possible in according to हॉर्न्स रूल। अब यहाँ पे देखें ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में हमारे पास एटॉमिक नंबर 5, 6 to 10 तक हैं। तो ये कन्फिग्रेशन हैं। बोरॉन के लिए हमारे पास होगी 1s2 2s2 2p1। कार्बन के लिए हमारे पास होगी 1s2 2s2 2p2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्योंकि वैलेंस जो सब शेल है वो हमारे पास p आ रहा है यहाँ पे, तो 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड नियॉन के लिए हमारे पास 2p6 है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की डायरेक्शन है वो पीछे से होगी। बोरॉन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, स्पिन अप होगी। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, वो उन दोनों की भी स्पिन अप होगी।
2p में, यानी 2p के दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन अप के साथ होंगे। इस तरह नाइट्रोजन के जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं p ऑर्बिटल में वो भी स्पिन अप के साथ होंगे। तो हाफ शेल, अब देखें ना, अब यहाँ हमारे पास जो हाफ सब शेल है वो स्पिन अप के साथ है, और जो ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हाफ, जो इसमें मैक्सिमम पी में क्यों 6 आ सकते हैं, तो जो ही हाफ नंबर से बढ़ेगी, यानी पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ हमारे पास 3 होगा, तो 3 तो स्पिन अप के साथ आएंगे। जब 3 से नंबर बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे P4 है, तो जो फोर्थ है वो फिर स्पिन डाउन के साथ आ जाएगा। इस तरफ फ्लोरीन में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर्ड होंगे और एक अनपेयर्ड होगा, जबकि नियॉन के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो वो पेयर्ड होंगे। तो जिनमें स्पिन अप के साथ हैं उनमें हमारे पास ये देखें एम एस की वैल्यू क्या हायर है। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स इन अ वे टू मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ द एटम। यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स किस तरह फिल करते हैं कि एटम्स की जो एनर्जी है वो मिनिमम हो। Therefore, the electrons in an atom fill the principal energy levels in order of increasing energy. यानी लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जो है उसमें फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज अफबाउ प्रिंसिपल, कमिंग फ्रॉम द जर्मन वर्ड अफबाउ मीनिंग बिल्डिंग अप। द ऑर्डर ऑफ लेवल्स फिल्ड लुक्स लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की होंगे वो 1s में आएंगे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1, और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l जो है उसकी वैल्यू 0। फिर इलेक्ट्रॉन, अगर 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन से जो ही बढ़ेंगे तो उनमें से जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s में आएगा। 2s में भी मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 1s में भी 2, 2s में भी 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब 4 से ज़्यादा होंगे तो वो 2p में हमारे पास आएंगे, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6 इस तरह भी हमने किया है। तो मैक्सिमम जब 6 आ जाएंगे तो टोटल ये हो जाएगा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 से जो ही बढ़ेंगे तो 11th इलेक्ट्रॉन s में चला जाएगा, 11 और 12 एंड सो ऑन। विद इन अ गिवन प्रिंसिपल शेल n ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, यानी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैस दें या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल n की वैल्यू ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, उनमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह रह पाएंगे। द ऑर्बिटल एनर्जीज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल। अब देख लें एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऑर्बिटल एनर्जीज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल। यूँ एल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। एज एन ns ऑर्बिटल, and ns orbitals always lies below the corresponding np orbital। यानी ns जो ऑर्बिटल है वो हमेशा उसकी एनर्जी जो है लोअर होगी कंपेयर टू np ऑर्बिटल के। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, यहाँ पे sp में तो 3s की वैल्यू लाजमी कम है 3p से, इस तरह 2s की वैल्यू लाजमी कम है 2p से एंड सो ऑन। या 4s की वैल्यू लाजमी कम होगी 4p से, और 5s की वैल्यू लाजमी कम होगी 5p से, 6x की वैल्यू लाजमी कम होगी 6p से एंड सो ऑन। यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि जो हमारे पास इनके नंबर आ रहे हैं कुछ इस तरह है कि 4s के बाद 4p नहीं है बल्कि दरमियान में 4d है, इस तरह 5s के बाद 5p नहीं है बल्कि दरमियान में हमारे पास 4d है एंड सो ऑन। तो इसमें यह है कि इन एसेंस वी कैन थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन n+l ऑर्डर। तो n+n ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, और जो एनर्जी फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की होगी वो पहले आएगा। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि 4s की एनर्जी जो है 3d से कम है, और 3d की एनर्जी 4p से कम है। इस तरह यहाँ पे 4d के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 5p से कम है, तो वो इसलिए 4d पहले आएगा। मज़ीद आगे हम नेक्स्ट डिटेल में करते हैं कि इफ़ वी हैव एन इक्वल n+l वैल्यूज़ फॉर 2 ऑर्बिटल्स, अगर 2 ऑर्बिटल्स के लिए n+l वैल्यू सेम हो जाती है फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल विद द लोअर n वैल्यूज़। जिस इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू कम होगी वो फिर वो इलेक्ट्रॉन पहले आएगा।
ये आगे हम देख लेते हैं। यहाँ फिगर में देखें 1s 2s, यानी ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास एनर्जी है। तो सबसे लो एनर्जी कहाँ पे है? 1s में, फिर 2s की उससे ज़्यादा है, फिर 2p की उससे ज़्यादा, फिर 3s उसकी ज़्यादा, 3p की वैल्यू, अरे 3p में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वो 3s से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी 4s से ज़्यादा है। ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे प्रिंसिपल शेल्स हैं, तो 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। इसी तरह 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा है, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, रैंक द फॉलोइंग सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी 4s 4d 4f एंड 4p। हमने इन्हें इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में तरतीब किस तरह देना है? तो यहाँ पे हम n+l रूल लगाएंगे। तो n+l रूल क्या होगा? 4s के लिए क्या होगा, 4d के लिए क्या होगा, 4f के लिए क्या होगा, 5p के लिए क्या होगा। 4s के लिए क्या होगा, ये 4 है, n की वैल्यू है, ये देखें ना n+l, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 4, और l की वैल्यू हमारे पास क्या है, l की वैल्यू ये s नंबर से आएगी, सॉरी एस लेटर से आएगी। तो एस लेटर के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0। तो 4n+s यानी 4 + 0 = 4। इसी तरह 4d, 4 जो है n है और d जो है ये लेटर है l की करस्पॉन्डेंस, और l की d लेटर कब होता है? जब l की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो n+l 4d के लिए क्या होगा 4 + 2 ये 6 हो जाएगा। इस तरह 4f के लिए क्या होगा 4 + 3, क्योंकि f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो ये 7 हो जाएगा। और 5p के लिए क्या हो जाएगा 5, n की वैल्यू प्लस l की वैल्यू p के लिए 1, तो 6। ये हमारे पास n+l नंबर आ गए। 4s के लिए 4, 4d के लिए n+l नंबर हो जाएगा 6, 4f के लिए 7 एंड 5p के लिए 6। तो इसका क्या होगा? अब यहाँ पे देखें जो सबसे कम एनर्जी है उसकी होगी जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम है, वो 4 है। तो 4s की एनर्जी सबसे कम होगी। और इसके बाद हमारे पास 4 के बाद एनर्जी 4s से किसकी ज़्यादा होगी? 4d के लिए भी n+s 6 है, और 5p के लिए भी n+l की वैल्यू 6 है। तो ये 6 दोनों नंबर इक्वल हैं। अब 4d और 5p में से एनर्जी किसकी कम होगी? जब n+l की वैल्यू सेम होगी तो फिर हम देखेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसके लिए एनर्जी कम होगी। तो 4d में n की वैल्यू 4 है, 5p में n की वैल्यू 5 है। तो फिर 4d के लिए n की वैल्यू कम है, तो लिहाजा 4d की एनर्जी कम होगी कंपेयर टू 5p के। तो 4d की कम है, 5p की ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी है 4f की। तो ये हमारे पास इस तरह हम n+l रूल यूज़ करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें सब शेल्स में अरेंज करते हैं। इस तरह आप, ये एक और स्ट्रक्चर है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही है आहुआ प्रिंसिपल के लिए। ये एरो आप देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे 1s 2s, फिर 2s के बाद 2p 3s, एंड 3s के बाद फिर होगा 3p 4s, और 4s के बाद फिर क्या होगा 3d 4p 5s, और 5s के बाद 4d एंड सो ऑन। ये तरतीब इस तरह, ये n = 1, n = 2, 3 एंड सो ऑन, n = 7 के लिए। ये भी आहुआ प्रिंसिपल की एक अरेंजमेंट है। अब पीरियोडिक टेबल में देखें इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि इसमें जो हमारे पास ये ग्रुप 1 में है, ये हमारे पास ऊपर से नीचे हमारे पास ग्रुप्स हैं, और लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो लाइन है वो पीरियड है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस शब्द शेल में आ जाते हैं। ग्रुप 1 की जो अल्किली मेटल्स हैं हाइड्रोजन के अलावा इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह ग्रुप 2 की जो वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस पहले ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में आ जाते हैं, इसलिए इसे एस ब्लॉक भी कहते हैं। द एस ब्लॉक इज रीजन ऑफ द अल्किली मेटल्स इंक्लूडिंग हीलियम। हीलियम भी एस ब्लॉक में आते हैं क्योंकि हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन वो एस ऑर्बिटल में आ जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक,
और फिर ग्रुप 8 जो है नियॉन से, यूनाइट गैसेज हैं, नियॉन से, हीलियम के अलावा बाकी जो हैं, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल में आते हैं, इसलिए ये पी ब्लॉक कहलाता है। इन तमाम के इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8 तक जो एलिमेंट्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो पी ऑर्बिटल में आते हैं, तो ये पी ब्लॉक है हमारे पास। मेटल्स द पी ब्लॉक और द मेन ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 to 18, ये हमारे पास हैं। उसके बाद जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के दरमियान में ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके जो इनर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हैं, और उनके इनर शेल्स कौन से, डी सब शेल्स जो है, डी सब शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए ये डी ब्लॉक कहलाता है। और ग्रुप 6 के 57 और 72 के दरमियान के जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास अलग से नीचे सीरीज़ है, लेंथेनाइड सीरीज़। और इस तरह ग्रुप 7 में 89 और 104 के दरमियान जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज़ है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़, इनके जो अनफिल्ड या कम्प्लीटली फील्ड नहीं है शेल्स, सब शेल्स, वो हमारे पास 4 है, एफ सब सेल्स, इसका 4F और एक्टिनाइड सीरीज़ के 5F, ये कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, इसलिए ये एफ ब्लॉक, ये एलिमेंट्स जो हैं, ये दोनों जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमारे पास दोनों पीरियड्स के हैं, तो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ईच एटम has a number, each atom has a number of major shells that are specified by the principal quantum number n, यानी ये शेल्स हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उन्हें n के लिए, जो हर एटम है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के अकॉर्डिंग शेल्स पाए जाते हैं, और शेल्स हैव सब शेल्स विच आर स्पेसिफाइड बाय द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l। तो यहाँ पे इसकी देखें समरी हमारे पास ये क्या बनती है कि हर एटम में हमारे पास शेल्स हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के अकॉर्डिंग है, और फिर हर शेल में सब शेल्स हैं जो कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड हैं। फिर सब शेल्स में, फिर इन सब शेल्स में क्या होता है, सब शेल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स एंड स्पेसिफाइड बाई ml। हमें पता है कि ml की वैल्यू हमारे पास +L to -L में होती है, टोटल 0 through 0। So an orbital is fully specified by 3 quantum numbers n, l and ml. Each shell n therefore has n subshells corresponding L0 to n-1, and each subshell has 2l plus 1 orbitals or subshells, since ml is equal to -L to +L. Each subshells in orbitals can have 2 electrons at most, वन विद स्पिन अप एंड अदर विद स्पिन डाउन। तो मैक्सिमम किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक स्पिन अप के साथ और एक स्पिन डाउन के साथ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। सब शेल्स क्या होते हैं, फिर सब शेल्स क्या होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो ये बेसिकली दोनों लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होती है। अल्लाह हाफिज़।